खैर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज मैं आप सभी बच्चों को कुछ पॉइंट लिखाऊंगा और उन पॉइंटों को आपको अच्छे से देखना है। इन पॉइंटों में ये बताऊंगा कि आप जब टेंस करते हैं तो मोस्टली ऑब्जेक्ट के बाद में धागा प्रयोग, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए धागा प्रयोग पहले कर देते हैं, लेकिन आप वहां पे देखते नहीं है कि कहाँ पर धागा प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे धागा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको धागा प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं करना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट लगाऊंगा, आपको इन पॉइंटों को अच्छे से लिखना है और अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद में अगर आप जब फिर टेंस करोगे तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। आपको धागा प्रयोग कहाँ पे करना होगा और कहाँ पे नहीं करना होगा, आप अच्छे से उनको सीख जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा कि प्रोनाउंस के ऑब्जेक्ट केस, यानी जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ द का प्रयोग नहीं करते। यानी कि जैसे मैंने आपके सामने टेंस लिखा, राम मुझे बुला रहा था। मैंने आपके सामने एक टेंस लिखा, राम मुझे बुला रहा था। तो बच्चे क्या करते हैं, कैसे करेंगे इसको? राम वॉज कॉलिंग द मी कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉलिंग द मी। लेकिन मैंने पॉइंट आपको क्या लगाया, यानी कि जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस यानी कि ये मैंने आपको लगाए थे ही सी इट दे, उनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? मी, अस, अवर, यू। तो उनके साथ में आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे मैंने बोला राम मुझे बुला रहा था, तो उसको कैसे बनाएंगे? राम वॉज कॉलिंग दा मी नहीं होंगे, क्या करेंगे? इसको सीधा मी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीधा यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे, कॉलिंग मी। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि जब भी आपको जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोनाउंस होते हैं ही सी इट दे, वी आई, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उनको आपको, यानी कि जो जोड़ने के लिए वर्ब से बीच में आपको दा का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप बच्चे, सभी बच्चे समझ गए होंगे और आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेना। जैसे मैं दूसरा पॉइंट बताया आपको, खेलों के नाम के साथ, यानी जो खेल होते हैं, यानी कि हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो उन खेलों के नाम के साथ में दा का प्रयोग नहीं करना है। यानी जो खेलों के नाम होते हैं उनके साथ भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने बोला मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? मोहन, मोहन इज, क्या कर रहा है? खेल रहा है, प्लेइंग। मोहन इज प्लेइंग। आप सभी बच्चे क्या कर देते होंगे यहाँ पे? दा क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, आप सभी बच्चे क्या करते होंगे? मोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको कोई खेल का नाम दिखे तो वहां पे आपको दा का प्रयोग नहीं करना होगा, दा का प्रयोग नहीं करना है। वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है? सीधा, यानी जो खेल है उसकी मीनिंग लगानी है। तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। तो लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे होगा ये। इसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखाया, विषय, यानी कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विषय यानी सब्जेक्ट के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते। यानी कि जो विषय होते हैं उनके नाम के साथ भी दा का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो इसको कैसे करेंगे? आई हैव, और पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT। तो आई हैव टॉट। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? आई हैव टॉट द इंग्लिश। क्या करते हैं? टॉट द इंग्लिश। अगर आप इसको ऐसा करोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में दा का प्रयोग नहीं करना होता है। यानी कि यहाँ पे दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो आप सही बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद में मैं आपको 2-3 पॉइंट इसमें और कुछ और लिखाऊंगा, तो आप सभी बच्चे उनको भी अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आप सभी इनको जल्दी से लिख लो। आप सभी इनको क्या करो? जल्दी से लिख लो। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ इसमें 2-3 पॉइंट और लिखाऊंगा, आप उनको भी अच्छे से
समझ जाओगे, तो फिर आपको टेंस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यानी फोर्थ पॉइंट, जब वाक्य में आने जाने की बात की जाए, यानी जब वाक्य कोई हो उसमें कब कहाँ की बात की जाए, आने जाने की बात की जाए, तब ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, दा का नहीं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को आपको जोड़ना होगा तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, टू का, ना कि दा का। दा का प्रयोग वहां पे नहीं करना है, किसका प्रयोग करना होगा आपको, टू का। जैसे मैंने बोला मैं आगरा जाता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसका नहीं प्रयोग करना है, दा का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना होगा, टू का। बस इतना छोटा सा सिंपल है। इसके बाद जो अगला है इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा, जब किसी वाक्य में यानी कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आप समझ नहीं पा रहे होंगे इसलिए मैंने उनको भी लिख दिया है। जैसे क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, योर, आर, माई और देयर, यानी जो होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए, ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जब किसी वाक्य में आपको ये दिखे, ठीक है, दिखे तो वहां पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिखे तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, अगर प्रयोग किया जाए तो उस वाक्य में दा का प्रयोग नहीं करते, तो वहां पे आपको दा का प्रयोग नहीं करना, केवल जे हिज और हर वगैरह आएंगे उनका ही प्रयोग, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव्स का ही प्रयोग वहां पे करना होगा, दा का प्रयोग वहां पे नहीं करना है। तो आप जैसे मैंने आपके सामने टेंस लिखा, राम अपना गृह कार्य कर चुका था, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सी मीनिंग बनेगी इसकी, यानी कि यहाँ पे जो आपको अपना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अपना, यही आपके लिए क्या है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि इसी की मीनिंग आपको यहाँ से देखनी होगी। मैंने आपको बता दिया कि जो अपना की मीनिंग होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सब्जेक्ट ही होगा तो उसके अनुसार ही जाएगा, सब्जेक्ट सी होगा तो उसके अनुसार हर आएगा, सब्जेक्ट यू होगा तो योर आएगा, सब्जेक्ट बी होगा तो अवर आएगा। उसी प्रकार से सभी आते हैं। तो यहाँ पे राम है और राम कौन है, ही, यानी लड़का है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे हम। जैसे आप टेंस को कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ये, राम के बाद में कर चुका है यानी कर चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, पहले हेड का, राम हेड। अब करने को क्या बोलते हैं, डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हिज लगाना होगा, क्या, हिज। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, हिज द होमवर्क कर देंगे, हिज द होम वर्क, और उन सभी बच्चों का सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, आपको यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहां से दा को हटा देंगे और कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको, राम हैड डन हिज होमवर्क, डन हिज होमवर्क, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो राम हैड डन हिज होमवर्क, यहाँ पे भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। तो मैंने आपको आज 5 पॉइंट लिखाए हैं और आप सभी बच्चे अच्छे से क्लास को समझ गए होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराता हूँ नवोदय की और सैनिक स्कूल की, क्योंकि नवोदय के फॉर्म अभी आ चुके हैं उसके लिए 6th क्लास एंट्री के लिए। तो आप सभी बच्चे उसका फॉर्म भर के अच्छे से अपना पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चे 6th क्लास में ही पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी नवोदय का अगर चाहे तो वो पेपर दे सकते हैं। पेपर वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने 5th क्लास में पेपर नहीं दिया था। यानी कि आपको मैं दोबारा से अच्छे से समझाऊं इसमें कि जैसे नवोदय का पेपर होता है 6th क्लास एंट्री के लिए और 9th क्लास एंट्री के लिए, तो जिन बच्चों ने मान लो 5th क्लास में वो पेपर नहीं दे पाए, उनकी एज वहां पे नहीं पूरी हो पाई थी, तो यहाँ पे अभी भी आप उसका नवोदय का पेपर दे सकते हो 6th क्लास के लिए, लेकिन आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा। बस आप क्या कर सकते हो, अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आप कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो, कि आप नवोदय के पेपर को पास कर सकते हो कि नहीं। बस आप पेपर को दे सकते हो लेकिन वहां पे एडमिशन आपका नहीं होगा, क्योंकि आप अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हो। तो अगला आपको यानी कि आपकी एंट्री 7th क्लास में होगी और नवोदय में होगी वहां पे 6th क्लास एंट्री के लिए, तो वहां पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप पेपर देना चाहें तो पेपर दे सकते हैं, और जो 4th क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इसका पेपर दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं ले सकते।
तो अगर आपको पेपर ही देना है, केवल आपको अपना लेवल देखना है कि आप कितना जानते हैं, तो आप पेपर दे सकते हैं, आप फॉर्म भर के, लेकिन वहां पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसका पेपर एक यानी कि 6th क्लास एंट्री के लिए बस केवल एक बार ही दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो बच्चे 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी एज अभी से पूरी हो गई है, अगर वो चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो उनको पेपर देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने अब पेपर दे लिया तो जब आप 5th क्लास में आओगे तो वहां पे आप पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो जो 4th क्लास वाले बच्चे हैं वो सोच समझ कर पेपर को दें, और जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, यानी कि जो बच्चे अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो तो दे सकते हैं, क्योंकि उनका तो ये पेपर छूट ही गया, इनका पेपर ये छूट गया है, वो तो इसको दे ही सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।